हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है मेंटेनेंस की। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर सेक्शन आता है 125, 126, 127 एंड 128। पहले हम देखेंगे सेक्शन 125। सेक्शन 125 बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। If any person having sufficient means neglect or refuses to maintain, किन किन को रिफ्यूज करता है और नेग्लेक्ट करता है? his wife, his legitimate or illegitimate minor child unable to maintain himself, his legitimate or illegitimate child who has attained majority or by reason of physical or mental abnormality unable to maintain itself, or his father or mother unable to maintain herself or himself। तो अब मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास में क्या कर सकते हैं? वो ऑर्डर कर सकते हैं सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस टू हिज वाइफ फॉर मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। सिंपल बात है कि कोई भी पर्सन अगर उसके पास सफिशेंट मीन्स है, वो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज़ करता है अपनी वाइफ को, अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड को जो कि फिज़िकल और मेंटली एबनॉर्मल है और जो मेजर है। यहाँ पर हम माइनर की बात करते हैं, इट मीन्स यहाँ पर 18 ईयर्स से कम की बात हो रही है, यहाँ पर 18 ईयर्स से अबव की बात हो रही है। यहाँ पर चाइल्ड 18 ईयर्स से बिलो है, मैरिड है या अनमैरिड है वो मैटर नहीं करता। 18 ईयर्स से बिलो है, माइनर भी है, तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट में ऑर्डर फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड, उसको मेंटेन करने के लिए मजिस्ट्रेट कह सकते हैं कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माइनर फीमेल चाइल्ड को मेंटेन करने की, अगर वो मैरिड है एंड उसका जो हस्बैंड है ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड, उसके पास कोई भी सफिशेंट मीन्स नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। तो मजिस्ट्रेट फादर को ऑर्डर करेंगे कि जब तक वो माइनर फीमेल चाइल्ड जब तक मेजर नहीं हो जाती, अनटिल शी अटेन्स हर मेजॉरिटी, जब तक वो मेजर नहीं हो जाती, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको मेंटेन करेंगे। एंड क्लॉज सी बात करेगा कि वो चाइल्ड जो कि मेजर है, मेजर होने के बाद उसको कोई फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है वो, या फिर कोई इंजरी है जिसकी वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बच्चे को मेंटेन करने की। तो यहाँ पर कोई एज फैक्टर नहीं है क्लॉज सी के अंदर, बट दूसरी तरफ क्लॉज बी के अंदर एज फैक्टर है। अगर जैसे ही वो पर्सन माइनर नहीं रहता, वो मेजर हो जाता है, तो क्या होगा? फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मेंटेन करने की वो सीज हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन कि माइनर पर्सन कौन है। माइनर वो पर्सन है जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर माइनर है, जिसको माना गया है माइनर, एंड जिसने नॉट टू हैव अटेंड हिज मेजॉरिटी, जिसने अपनी एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन नहीं किया गया। एंड इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर एज ऑफ मेजॉरिटी है 18 ईयर्स। नेक्स्ट है क्लॉज डी, इज फादर एंड मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। ये तो क्लियर है। किसके कोर्ट के अंदर आप सूट फाइल करेंगे मेंटेनेंस का? अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का सूट फाइल किया जाएगा। कोर्ट को आपको क्या प्रूफ करना होगा? आपको मीन्स वाइफ को, बच्चों को या पेरेंट्स को क्या प्रूफ करना होगा? नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल प्रूफ करना होगा कोर्ट के अंदर। अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट एंड रिफ्यूज़ल, पार्टीज़ क्या प्रूफ करेंगे कि एनी पर्सन, मतलब उसके हस्बैंड ने, फादर ने या सन ने उनको नेग्लेक्ट किया या रिफ्यूज़ किया मेंटेन करने से। तो ये अगर आपने कोर्ट में प्रूफ कर दिया, तो जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं वो ऑर्डर देंगे उस पर्सन को मेंटेनेंस का कि आप इनको मेंटेन करिए, और जो भी मंथली अलाउंस कोर्ट को थिंक फिट लगेंगे, जो भी सही लगेंगे, कोर्ट बोलेगी कि उस पर्सन को कि आप इतना अमाउंट इनको देंगे मंथली। अब 2001 से पहले क्या था? 2001 में सिर्फ आप 500 रुपीज़ ही ले सकते थे एज अ मेंटेनेंस, बट 2001 के बाद अमेंडमेंट हुआ, एंड अमेंडमेंट के ज़रिए ये पूरी डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट की है कि वो कितना अमाउंट अलाउ करती है आपको लेने के लिए एज मेंटेनेंस। नेक्स्ट है
प्रोवाइडेड फर्दर दैट मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस, जब तक ये मंथली अलाउंस की जो प्रोसीडिंग है ये पेंडिंग चल रही हैं, तब तक मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, वो ऑर्डर कर सकती है सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चिल्ड्रन और फादर और मदर। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरिम मेंटेनेंस। अगर ये जो सूट है मेंटेनेंस का ये पेंडिंग चल रहा है और बहुत समय बीत गया, पेंडिंग चल रहा है, तो जो वाइफ है, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके पास तो मीन्स ही नहीं है जो वो अपने आप को मेंटेन कर लें। तो ये जो पर्पस ही नहीं रह जाएगा इस लॉ का मेंटेनेंस का। अगर उनको बहुत समय बाद भी वो पैसे मिलेंगे तो उसका पर्पस ही पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्रोविज़न को इंक्लूड किया गया है। कब से इंक्लूड किया गया है इसको, 2001 से ही। अब 2001 में इंटरिम मेंटेनेंस तो आ गया। अब इंटरिम मेंटेनेंस का क्या है, मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है उस पर्सन को कि आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना होगा वाइफ को, चाइल्ड को, फादर को, मदर को, जिसने भी उस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल किया है एज अ मेंटेनेंस। तो उनको मेंटेनेंस के रूप में इंटरिम मेंटेनेंस देना होगा एंड एक्सपेंसेस देने होंगे उन प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग, जो भी उनका खर्चा हुआ है केस फाइल करने में वो देना होगा। तो मजिस्ट्रेट को जो भी रीज़नेबल लगेगा एक्सपेंसेस के तौर पर, मजिस्ट्रेट उस पर्सन को ऑर्डर करेगा कि आप इनको इतना पे कीजिए, एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। अब नेक्स्ट है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर इंटरिम मेंटेनेंस। अब एप्लीकेशन लगाई इंटरिम मेंटेनेंस की और एक्सपेंसेस की, प्रोसीडिंग्स की, या जो मेंटेनेंस है उसकी। एप्लीकेशन लगाने के बाद टाइम लग रहा है उसको डिस्पोज ऑफ करने में, तो इंटरिम मेंटेनेंस का भी कोई पर्पस नहीं रह जाता कि मेन मेंटेनेंस भी है, उसकी एप्लीकेशन है, उसका जो केस है वो भी पेंडिंग चल रहा है। अब आपने इंटरिम मेंटेनेंस फाइल करा कोर्ट के अंदर, वो भी पेंडिंग चल रहा है। तो इसीलिए ये प्रोविज़न ऐड किया गया है, ये प्रोवाइज़ो ऐड किया गया है कि आपके पास कितना टाइम है, 60 डेज़ का टाइम है ये जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जो सेकंड प्रोवाइज़ो के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस दे रखा है उसको आपको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, आपको मतलब कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 60 डेज़ हैं। और ये 60 डेज़ कब से काउंट होंगे, जब से फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस, जब से नोटिस सर्व होगा उस पर्सन को, तब से वो 60 डेज़ काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन में हमने ये देखा नहीं था कि वाइफ मतलब कौन कौन इंक्लूड होगा। वाइफ में वो पर्सन इंक्लूड होगा जो लीगली वेडेड वाइफ है, ये तो है ही कॉमन, लीगली वेडेड वाइफ ये तो होगा ही होगा। बट इसके साथ साथ और कौन इंक्लूड होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगी ए वुमेन हु हैज़ बिन डिवोर्स्ड बाय और हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। वो वुमेन जिसने डिवोर्स ले लिया है अपने हस्बैंड से, बट डिवोर्स लेने के बाद उसने रीमैरिज नहीं करी है। अगर वो रीमैरिज कर लेती है तो उसका जो राइट है मेंटेनेंस लेने का वो सीज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो ये मेंटेनेंस तब तक ले सकती है जब तक वो रीमैरिज नहीं कर सकती है अंडर सेक्शन 125। तो ये है सेक्शन 125 क्लॉज 1। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है वो नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है मेंटेन करने से अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, बच्चे भी कौन से, अगर माइनर हैं तो किसी भी कंडीशन में उनकी लायबिलिटी है, फादर की लायबिलिटी है। अगर बच्चे माइनर हैं तो हर कंडीशन में उसको मेंटेन करना ही करना है। अगर वो मेजर है तो अगर फिजिकली और मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, कोई इंजरी है, तो ही उसको मेंटेन करने की लायबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। अब फादर एंड मदर इन सबको मेंटेन करने की लायबिलिटी उस पर्सन की है, एंड लायबिलिटी होने के बाद भी वो उनको नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, सफिशिएंट मीन्स होने के बावजूद भी, तो वो कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस। एंड कोर्ट में प्रूफ करेंगे नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल, दो चीज़ प्रूफ करनी है, नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ल। दोनों चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक चीज़ प्रूफ करेंगे वो भी चलेगा। कौन से कोर्ट के अंदर ये मेंटेनेंस का सूट फाइल होगा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अंदर। अब कोर्ट के पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, येस कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट को जितना अमाउंट ठीक लगता है
उतना अमाउंट में एज अ मेंटेनेंस कोर्ट ऑर्डर करेगी उस पर्सन को कि आप इतना मेंटेनेंस अपनी वाइफ को दीजिए या चाइल्ड को दीजिए या पेरेंट्स को दीजिए, जो भी केस है। नेक्स्ट 2001 से पहले कितना अमाउंट था? 2001 से पहले सिर्फ 500 रुपीज़ का मेंटेनेंस लिया जा सकता था, बट उसके बाद टोटली कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट, अगर कोर्ट में मेंटेनेंस की जो प्रोसीडिंग्स है, मंथली अलाउंस की जो प्रोसीडिंग्स है मेंटेनेंस की, वो अगर पेंडिंग चल रही हैं तो कोर्ट के पास क्या पावर है इंटरी मेंटेनेंस देने की? यस, कोर्ट के पास पावर है इंटरी मेंटेनेंस देने की। तो क्या इंटरी मेंटेनेंस का भी कोई लिमिटेशन पीरियड है कि इंटरी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को कितने दिनों के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना है? यस, सेकेंड प्रोवाइजो के अंदर दे रखा है इंटरी मेंटेनेंस, एंड उसी के लिए लिमिटेशन पीरियड भी गिवन है कि लिमिटेशन पीरियड है 60 डेज़ का, जो कि काउंट होना स्टार्ट होगा फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस। जब एप्लीकेशन फाइल होगी, नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में उस पर्सन को जब बताया जाएगा, तब से वो 60 डेज़ जो है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। माइनर कौन इंक्लूड होगा? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर जो माइनर है वो, इट मीन्स 18 ईयर्स से बिलो। एंड वाइफ कौन इंक्लूड होगी? वाइफ वो जो लीगली वेडेड वाइफ है, एंड वो जो डिवोर्स है, बट डिवोर्स होने के बाद भी उसने रीमैरिज नहीं करी है। एंड अगर कोई माइनर गर्ल है, माइनर गर्ल होने के बाद भी ये मैटर नहीं करता कि वो लेजिटिमेट है क्या इलेजिटिमेट है। माइनर गर्ल है, माइनर गर्ल अगर मैरिड है, मैरिड होने के बाद उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी हस्बैंड की होती है कि हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा। बट अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट के पास वो सूट फाइल कर सकती है फॉर मेंटेनेंस, एंड मजिस्ट्रेट उसके फादर के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा सकती हैं कि आप इसको मेंटेन करिए, और ऑर्डर कर सकती है कि आप इतना अमाउंट इनको दीजिए एज अ मेंटेनेंस। तो ये है क्लॉज 1। नेक्स्ट है सेक्शन 125 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 बात करता है कि एनी सच अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरी मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स शेल पेएबल फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑर्डर। ये जो अलाउंस है जो पे किया जाएगा उस पर्सन को जिसने सूट फाइल किया है, या तो मेंटेनेंस का या इंटरी मेंटेनेंस का या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीड, वो किस तरीके से पे किया जाएगा? शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। दिन ऑर्डर पास करेगी कोर्ट, उस दिन से वो अलाउंस दिया जाएगा। और इफ़ सो ऑर्डर्ड, या फिर स्पेसिफिकली अगर मजिस्ट्रेट ने ये बोला है कि इस डेट से आपको पे करना है तो उस डेट से, या फिर जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल करी थी आपने, या तो मेंटेनेंस की या इंटरी मेंटेनेंस की या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की, जो भी एप्लीकेशन है उस रिस्पेक्टिवली उसके हिसाब से देखेंगे। अगर मेंटेनेंस की है तो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई है मेंटेनेंस की, तो उस दिन से आपको मेंटेनेंस देना होगा, उस दिन के हिसाब से आपको मेंटेनेंस देना होगा। ये कोर्ट के पास पावर है कि या तो जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उस दिन से, या कोर्ट स्पेसिफिकली बताएगी, या उस दिन जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई है कोर्ट के अंदर उस दिन से। क्लॉज 3 बात करता है कि इफ़ एनी पर्सन सो ऑर्डर्स, अगर पर्सन को ऑर्डर किया गया मेंटेनेंस देने के लिए या मंथली अलाउंस देने के लिए, इंटरी मेंटेनेंस देने के लिए अंडर सेक्शन 125, एंड वो फेल हो जाता है, फेल होने के बाद भी वो किस रीज़न से फेल हो रहा है, कोई सफिशेंट ग्राउंड नहीं है वहाँ पर, विदाउट सफिशेंट कॉज, कोई भी सफिशेंट रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है, तो क्या होगा? वो ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर पाता, वो ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाता, वो कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, हर ऑर्डर के ब्रीच पर कोर्ट उसको पनिश करेगी, कोर्ट उसके अगेंस्ट इशू करेगी एक वारंट, जितना भी अमाउंट उसने नहीं पे किया उसके अकॉर्डिंगली। सपोज़ उसने 1 मंथ पे नहीं करा अलाउंसेस, तो 1 मंथ का उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है 1 मंथ का, अगर वो पर्सन मेंटेनेंस नहीं देता है, वो जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था उसको वो कंप्लाई नहीं करता है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, उस ऑर्डर को वो पर्सन पूरा नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उसको पनिश करेगा, उसके अगेंस्ट वारंट इशू करेगा, और वारंट इशू करने के बाद अगर 1 मंथ मेंटेनेंस नहीं दिया तो 1 मंथ के लिए उसको 1 मंथ प्रिजन में रखा जाएगा। फिर दूसरे मंथ भी उसने मेंटेनेंस नहीं दिया, फिर दूसरे मंथ के लिए उसको दोबारा रखा जाएगा, एंड 1 मंथ के अंदर अंदर सपोज़ वो पैसे दे देता है तो उसको उसी समय रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेक्शन 125 के क्लॉज 3 के अंदर
मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो इशू कर सकते हैं एक वारंट पर्सन के फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया था। वो पर्सन अगर कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है, एप्लीकेशन फाइल करता है एंड बताता है कि जिसको आपने मेंटेनेंस देने के लिए कहा था उसने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है, 1 महीना हो गया है, 1 महीने का उसने मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो कोर्ट उसी समय उसके अगेंस्ट वारंट इशू करेगी हर ब्रीच के लिए। 2 महीना नहीं दिया, 1 महीना नहीं दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वारंट इशू होगा। अब हर महीने के हिसाब से फॉर होल और ईच मंथ ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किस तरीके से देखती है। वो जो वारंट है उसके एग्जीक्यूशन होने से पहले पहले भी वो जो पार्ट था, वो जो मेंटेनेंस का अमाउंट था वो अनपेड ही था, जो अमाउंट था मेंटेनेंस का वो अनपेड है, तो उसके बाद ही वारंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड 1 मंथ से कम भी इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, 1 मंथ एक्सटेंट है, मतलब जो हायर पनिशमेंट है वो उसका एक्सटेंट यहाँ पे गिवन है कि 1 मंथ से ज़्यादा आप पनिश नहीं कर सकते मेंटेनेंस नहीं पे करने के लिए। एंड जैसे ही वो पे कर देता है उसी समय वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एन अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट। कोई भी वारंट जो है वो इशू नहीं किया जाएगा रिकवरी के लिए उस अमाउंट की अंडर दिस सेक्शन जब तक अनलेस एप्लीकेशन नहीं फाइल करता वो पर्सन को, उस पर्सन को जिसके फेवर में ऑर्डर किया गया था कि इस पर्सन के फेवर में ऑर्डर किया जा रहा है कि वो पर्सन इस पर्सन को मेंटेनेंस देगा, मंथली मेंटेनेंस देगा या इंटर मेंटेनेंस देगा। और उस पर्सन कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है उसको, तो इसीलिए ये प्रोविज़न डाला गया है कि जब तक वो पर्सन जिसके फेवर में ऑर्डर आया था वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन नहीं डालता कोई भी वारंट इशू नहीं होगा विद दिस रिस्पेक्ट। एंड उसका भी लिमिटेशन पीरियड गिवन है कि वो कोर्ट के अंदर कितने टाइम के अंदर अंदर एप्लीकेशन डाल सकता है, वो 1 ईयर। सपोज़ 1 मंथ नहीं दिया, दूसरा मंथ नहीं दिया, तीसरा मंथ नहीं दिया, चौथा मंथ नहीं दिया, तो 12 मंथ का टाइम है आपके पास। 12 महीने से पहले पहले आपको कोर्ट के पास एप्लीकेशन डालनी है। आपको ये जो फैक्ट है ये कोर्ट की नज़र में लाना है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तभी कोर्ट जो है उस आपको मेंटेनेंस दिलवाएगी एंड उसके आगे जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेगी। उससे पहले जो ये प्रोसीजर है वारंट इशू करने का ये कोर्ट फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट इफ़ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन। अगर जिस पर्सन को स्यू किया गया है वो कोई ऑफ़र देता है, वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ और ये मेंटेनेंस जो है ये वाइफ का है, जो भी सूट फाइल हुआ है मेंटेनेंस का ये वाइफ ने फ़ाइल किया है, वाइफ के मेंटेनेंस फाइल करने पर ही वो ऑफ़र दे रहा है, चाइल्ड और पेरेंट्स के उसमें वो ऑफ़र नहीं दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ वाइफ लिखा है कि वाइफ के रिगार्डिंग मेंटेनेंस था, मेंटेनेंस का सूट था एंड उसमें वो पर्सन ऑफ़र दे रहा है कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए तैयार हूँ बट ऑन 1 कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम, कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ आकर रहे। एंड शी रिफ्यूज़ेस टू लिव विद हिम, एंड वो रिफ्यूज़ कर देती है उसके साथ रहने के लिए, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो कंसीडर करेगा वो ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल जो उसने दिए हैं, जो वाइफ ने दिए हैं, वाइफ के ग्राउंड्स अगर मजिस्ट्रेट को लगते हैं कि वो रीज़नेबल है, वो सही है, तो कोर्ट उस पर्सन को कहेगी कि आपकी कंडीशन नहीं मानी जाएगी, बावजूद इसके कि आपने ऑफ़र दिया है, आपको उस आपके जो ऑफ़र है उसको कैंसिल किया जाता है और आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही पड़ेगा, आपको ऑफ़र नहीं माना जाएगा। एंड अगर जो वाइफ की जो ग्राउंड्स दिए उन्होंने अलग रहने के लिए वो कोर्ट को कंसीडर नहीं लगे सही, वो रीज़नेबल नहीं लगे, अनरीज़नेबल लगे, तो कोर्ट उनको ऑर्डर कर सकती है कि आप साथ में रहेंगे तभी आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये कोर्ट की सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन कि इफ़ अ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमेन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, ये जो है ये एक वैलिड ग्राउंड है, ये एक जस्ट ग्राउंड है वाइफ के लिए कि वो रिफ्यूज़ कर दे उसके साथ रहने के लिए, तो वो अलग रहकर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125। नेक्स्ट है क्लॉज 4 कि नो वाइफ शेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन
allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be, कि no wife shall be entitled, कब वाइफ एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए, जो भी केस है या जो भी चीज़ उसने डिमांड करी है उसके लिए वाइफ एंटाइटल नहीं होगी. किस केस में? फ्रॉम द हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband and if they are living separately by mutual consent. यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखे हैं, 3 सिचुएशन दे रखे हैं, 3 सर्कमस्टांसेस हैं कि इन 3 केसेस के अंदर वाइफ जो है वो एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए. कब कब? अगर वाइफ अडल्ट्री कमिट करती है. सेकंड, अगर वाइफ विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज अपने हस्बैंड को रिफ्यूज़ कर देती है साथ में रहने से, वो अलग रहती है. एंड थर्ड, अगर हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से अगर सेपरेटली रह रहे हैं, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट हो गई है, म्यूचुअल कंसेंट के बाद वो सेपरेट रह रहे हैं, तो आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते. नेक्स्ट है ऑन प्रूफ दैट द वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इन लिविंग इन एडल्ट्री और that without sufficient cause she refuses to live with her husband or that they are living separately by mutual consent. अब ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो वाइफ है वो अडल्ट्री में रह रही है या उसके पास सफिशेंट रीज़न नहीं है, विदाउट एनी सफिशेंट रीज़न उसने रिफ्यूज़ किया है हस्बैंड के साथ रहने का, या जो लिविंग सेपरेटली वो रह रहे थे, जो अलग अलग वो रह रहे थे, वो म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे थे. ये आपको प्रूफ करना होगा, तभी वो जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो कोर्ट ख़त्म करेगी या जो हस्बैंड है उसकी ऑब्लिगेशन को ख़त्म करेगी. नहीं तो हस्बैंड की ऑब्लिगेशन रहेगी. आपको ये प्रूफ जब तक हस्बैंड नहीं कर देता तब तक.